हेलो एंड वेलकम, आप सबका मेरे चैनल पर स्वागत है। खैर मकदम है। मैं मोहम्मद मुदस्सिर आलम। सीयूसेट में पार्टिसिपेट यूनिवर्सिटीज़ के रिगार्डिंग आपके लगातार सवाल आ रहे हैं। एक सवाल लगातार एमफिल पीएचडी के लिए जो कैंडिडेट्स क्वालिफाई किए हैं इंटरव्यू के लिए, उनका एक लगातार सवाल आ रहा है कि पीएचडी और एमफिल के इंटरव्यू में कैसे अपियर हुए, कैसे तैयारियां करें, क्या क्या चीज़ों का ख्याल रखना पड़ता है इंटरव्यू में अपियर होने के लिए, रिसर्च प्रपोजल को तैयार करने के लिए। इस ख़ास वीडियो में मैं एक ख़ास मेहमान को लेकर आया हूं, जिनसे हम आगे बात करेंगे, उनसे जानेंगे कि रिसर्च प्रपोजल और इंटरव्यू में अपियर होने के लिए किन किन बातों का ख्याल रखना ज़रूरी है। आगे वीडियो में ये सारी बातें होंगी, लेकिन आगे बढ़ने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को लाइक कीजिए, दूसरों से ज़्यादा शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल का आइकन को ज़रूर दबाइए, ताकि सीयूसेट और सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ साउथ बिहार के रिगार्डिंग कोई भी नई अपडेट, कोई भी नई जानकारी मैं इस चैनल पर अपलोड करूँ तो उसकी जानकारी आपको सही समय पर अपने मोबाइल, लैपटॉप और डेस्कटॉप पर मिल जाए। तो आगे चलते हैं, देखते हैं हमारे ख़ास मेहमान हैं संदीप, उनसे हम बातें करते हैं, उनसे जानते हैं कि कैसे उन्होंने क्वालिफाई किया था पीएचडी के लिए और आपको किन किन चीज़ों का ख्याल रखना है। तो चलिए देखते हैं। संदीप, आपका स्वागत है हमारे चैनल पर, हमारे इस खास एपिसोड पर। अच्छा लगता है कि आप जैसे लोग हमारे यूनिवर्सिटी की शान हैं। आप जैसा कि मैंने दर्शकों को नहीं बताया है कि क्या इंट्रोडक्शन है आपका ज़्यादा कुछ, तो सबसे पहले आप अपना ब्रीफ में इंट्रोडक्शन दें तो हम सब जानें आपके बारे में ज़्यादा। जैसा कि सर ने बताया, मेरा नाम संदीप कुमार है और मैं इसी यूनिवर्सिटी का, सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ साउथ बिहार का शोध छात्र हूँ, डिपार्टमेंट ऑफ मास कम्युनिकेशन एंड मीडिया से। और अभी ये मेरी तीसरा साल है और मेरा काम चल रहा है पीएचडी का। संदीप, आपसे एक जानकारी मैं इसमें ऐड ऑन करना चाहूँगा। जैसा कि मुझे जानकारी है कि आप जेआरएफ क्वालिफाइड हैं, तो एक बहुत बड़ा अचीवमेंट होता है कि आप जेआरएफ क्वालिफाइड हैं, आप रिसर्च कर रहे हैं। तो आप थोड़ा सा जेआरएफ के बारे में बताएंगे कि जेआरएफ होता क्या है? जेआरएफ वैसे ही है जैसा नेट है। आप एक यूजीसी कंडक्ट करवाती है। अभी तो एनटीए हम लोगों के टाइम पे यूजीसी करवाती थी। एनटीए जो है नेट का एग्जाम कंडक्ट करवाती है और उसमें जो ज़्यादा मार्क्स लाते हैं, अबव कट ऑफ, जो जेआरएफ का एक कट ऑफ होता है, तो नेट तो आप होते ही हैं, प्लस आपका मार्क्स अधिक होता है, जेआरएफ के कट ऑफ को आप क्रॉस करते हैं, तो एक आपको जेआरएफ का सर्टिफिकेट मिलता है। और फिर आप जब आप कहीं भी रिसर्च के लिए एडमिशन लेते हैं तो आपको फेलोशिप मिलती है उसके एवज में, जब आप जेआरएफ क्वालिफाई होते हैं। तो एक सवाल है कि कितनी फेलोशिप मिलती है, एक मोटा मोटी आइडिया दें ताकि और दूसरे स्टूडेंट्स को भी इंकरेजमेंट मिले उससे। जी सर। पहले ये 25,000 हुआ करती थी जेआरएफ को और 31,000 हुआ करती थी एसआरएफ को। आप एसआरएफ 2 साल बाद होते हैं, 2 साल का आपको जेआरएफ फेलोशिप मिलता है। अभी ये बढ़ी हुई है, फेलोशिप बढ़ चुकी है। तो अभी जेआरएफ फेलोशिप आपको 31,000 मिलती है, प्लस एचआरए जो 8%, 16% या फिर 32% इसके हिसाब से मिलता है। आप एरिया वाइज बटा हुआ है, उसके हिसाब से आपको एचआरए मिलती है। तो आपको जेआरएफ फेलोशिप 31,000 प्लस आपको उसका 8% एचआरए मिलता है और फिर आपको 10,000 पर ईयर आपको कंटीजेंसी मिलती है इससे अलग। और फिर आपको एसआरएफ 2 साल बाद जो एसआरएफ होता है उसमें आपको 35,000 फेलोशिप मिलती है और प्लस उसका 8% एचआरए और प्लस कंटीजेंसी आपको 25,000 पर ईयर हो जाती है। और ये 5 साल तक आपका फेलोशिप वैलिड होता है, 5 साल तक मिलती है आपको। ओके संदीप, अब हम डायरेक्ट अपने सवाल पर आते हैं, क्योंकि जेआरएफ भी अपने आप में क्या बहुत बड़ा अचीवमेंट है। स्टूडेंट पीरियड में ही आपको पैसे मिलते हैं, फिर आपको रिसर्च करने का मौका मिलता है। तो एक सवाल लगातार मेरे चैनल पर पूछा जा रहा है, काफी जो नए स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने पीजी किया है,
वो CSET में क्वालिफाई किए हैं इंटरव्यू के लिए, जो PhD प्रोग्राम्स हैं सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ साउथ बिहार या दूसरी यूनिवर्सिटीज़ जो भी CSET में शामिल हो रही हैं, या कुछ स्टूडेंट्स जिन्होंने नेट JRF क्वालिफाई किया, वो डायरेक्टली इंटरव्यू में अपीयर होंगे। तो उनके लिए एक सवाल, बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है कि कैसे वो इंटरव्यू के लिए तैयार करें, इंटरव्यू होता क्या है और क्या क्या तैयारी उनको करनी है, और रिसर्च प्रपोजल क्या होता है, इसके बारे में आप विस्तार से हमें बताएं। जी जी बिल्कुल सर। तो सबसे पहले तो जो भी इस एग्जाम के लिए क्वालिफाई किए हैं उनको बधाई। और मेरे ख्याल से मुझे लगता है कि जो भी बच्चे PhD में एडमिशन लेना चाहते हैं उन्हें थोड़ा बहुत रिसर्च का पता होगा, क्योंकि मास्टर्स में हमारे पास आपको डिसर्टेशन करवाया जाता है जिसमें ओवरऑल बता दिया जाता है बेसिक की रिसर्च होता क्या है, और एक तरह से छोटा मोटा रिसर्च करवा भी दिया जाता है। तो सबसे पहले तो एडमिशन की बात करते हैं। एडमिशन के लिए हमारे पास वो प्रपोजल, रिसर्च प्रपोजल देना होता है, जिसमें आपको करना कुछ नहीं होता है। जनरली क्या है कि रिसर्च प्रपोजल कोई बड़ा वो नहीं है, आपका फाइनल नहीं होता है वो एक तरह से, लेकिन वो एक डायरेक्शन देता है आपको कि हाँ इस डायरेक्शन में आप जाएंगे। और आपके गाइड को भी एक सहूलियत होती है कि मतलब गाइड भी आपके हिसाब से वो सेलेक्ट करता है कि मतलब आपका जो प्रपोजल, आपका एरिया है, किस गाइड के अंडर में हो सकता है, कौन सा आपको फैकल्टी है जो इस प्रपोजल को, इस रिसर्च को करवा सकता है। तो रही बात रिसर्च प्रपोजल बनाने की, तो उसमें कुछ नहीं है, एक आपको एरिया ढूंढना होता है, टॉपिक जिसको कहा जाता है रिसर्च टॉपिक। तो एक रिसर्च टॉपिक हो गया, फिर उससे रिलेटेड जो भी इंट्रोडक्शन, आप उसको इंट्रोड्यूस करेंगे, इंट्रोडक्शन पार्ट होता है उसका। और फिर इंट्रोडक्शन में ही थोड़ा बहुत लिटरेचर आपको अगर मिलता है उससे रिलेटेड तो आप वो डालें। उसके बाद से आपका ऑब्जेक्टिव क्या होगा, मैं सीधे तौर पे बताता जा रहा हूँ क्योंकि आपको पता होगा ये छोटी छोटी चीजें, आप मास्टर्स कर चुके हैं तो ही PhD में एडमिशन लेना चाहते हैं, तो मैं पूरी डिटेल में नहीं जाऊंगा। क्या होता है प्रपोजल में वही बता रहा हूँ। तो आपका इंट्रोडक्शन हो गया, और फिर उसमें कुछ लिटरेचर रिव्यू, लिटरेचर वगैरह पार्ट उस सब्जेक्ट से रिलेटेड डालना चाहें तो डाल सकते हैं। फिर उसके बाद से आपका ऑब्जेक्टिव होता है, वो 3-4 मैक्सिमम, अधिक से अधिक मतलब कम से कम 3-4 ऑब्जेक्टिव होना चाहिए जो आपके वो टॉपिक को जस्टिफाई भी करता हुआ हो। और वो ऑब्जेक्टिव को अचीव करने के लिए कुछ मेथड होते हैं, मेथडोलॉजी जिसको बोला जाता है। तो वो आप मेथड्स लिखते हैं, और उसी में क्या आपका सैंपल साइज होगा, कि आपका एरिया क्या होगा रिसर्च का, मतलब कौन से जगह पे, अगर एक जैसे होता है कि मैं रिसर्च अपना गया में करना चाहता हूँ या पटना में करना चाहता हूँ, तो वो सब, और क्या आपके पार्टिसिपेंट्स होंगे, मतलब सैंपल क्या होगा, वो भी उसमें आपको डालना होता है मेथोडोलॉजी पार्ट में। और फिर क्या आपका इंस्ट्रूमेंट क्या होगा, कि जैसे आप सर्वे करना चाहते हैं या फिर इंटरव्यू करना चाहते हैं, क्वालिटेटिव होगा क्वांटिटेटिव होगा, उसके हिसाब से आप मेथड पूरा लिखते हैं। फिर उसके बाद से कुछ करना नहीं होता है, बस लास्ट में आपके सब्जेक्ट का क्या रिलेवेंस है, मतलब आपका जो एरिया है, आपके स्टडी का क्या रिलेवेंस है, वो जो है लिखना होता है लास्ट में। और बस इतना ही होता है रिसर्च प्रपोजल। और ये मैक्स मतलब मिनिमम मैक्सिमम जो भी कहिए, हमारे यहाँ तो सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ साउथ बिहार में 1000 वर्ड अप्रॉक्स दिया गया है कि 1000 वर्ड्स का आपका प्रपोजल हो, इस तरह से। ओके, तो आपने काफ़ी ब्रीफ में, ये कहीं विस्तार भी कहीं ब्रीफ में सारी बातें बताएं। आखिर में एक सवाल पूछता हूँ कि जो स्टूडेंट्स को काफ़ी डर लगता है अंदर से, हाँ, उस डर पे वो कैसे काबू पाए, चाहे वो राइटिंग पार्ट हो या फिर वहाँ पे जब बोर्ड होगा, इंटरव्यू बोर्ड में लोग होंगे, उस डर पे कैसे काबू पाया जाए और अच्छे से लोग परफॉर्मेंस कर सकें, कोई भी स्टूडेंट अगर अपेयर हो रहा है इंटरव्यू में तो। सर इसमें डरने की कोई बात नहीं है वैसी। जैसा कि मैंने पहले ही बताया कि आप जो प्रपोजल बनाते हैं वो एक डायरेक्शन देता है आपको कि आपका रिसर्च किस डायरेक्शन में जाएगा। तो उसमें बहुत बड़ी चीज नहीं होती कि परफेक्शन होना ही चाहिए, एकदम परफेक्ट होना चाहिए। और दूसरा चीज मैंने बताया कि वो गाइड सेलेक्ट करने में आपको सहूलियत होती है, गाइड को आपको सेलेक्ट करने में
सहूलियत होती है, या आपको गाइड को सेलेक्ट करने में सहूलियत होती है, क्योंकि उसको पता होता है हर गाइड का अलग अलग एक्सपर्टाइज होता है, अलग अलग एरिया होता है। तो अगर आप प्रिंट से रिलेटेड रिसर्च करना चाहते हैं तो कोई प्रिंट के फैकल्टी होंगे, टीचर होंगे जो आपको सेलेक्ट करेंगे, मतलब आपको उनको आपका प्रपोजल अच्छा लगेगा तो वो आपको सेलेक्ट करेंगे। तो इसमें कोई डरने वाली बात नहीं है, ये एक तरह का कहिए कि म्यूचुअल बेनिफिट के लिए है। तो आपको भी उससे बेनिफिट होगा और उनको भी, फैकल्टी को भी इससे बेनिफिट होता है प्रपोजल से। और थोड़ा बहुत आप मास्टर्स कर चुके हैं तो रिसर्च का ज्ञान मतलब जानकारी होगा ही, तो वैसे ही सवाल आते हैं, तो इसमें डरने वाली कोई बात नहीं है। और मजे में जाएं, इंटरव्यू दें। चलिए संदीप, आप हमारे साथ जुड़े, आपने बहुत ही क्वेश्चंस को बहुत ही आसान तरीके से बताया, और आपने जो इम्पोर्टेंट पार्ट की डरना नहीं है, बिल्कुल मजे मजे से जाए। ये 2 वे प्रोसेस है, आपको भी ज़रूरत है और जो भी गाइड होंगे उनको भी ज़रूरत है एक अच्छे रिसर्च स्कॉलर की। तो हम ये आशा करते हैं कि आपका डिपार्टमेंट या दूसरे डिपार्टमेंट या दूसरे यूनिवर्सिटीज़ में जो भी बच्चे इस वीडियो को देख रहे हैं उन्हें कामयाबी मिले, वो क्रैक करें उस इंटरव्यू को और रिसर्च प्रपोजल उनका एक्सेप्ट हो और उन्हें पीएचडी करने का मौका मिले। और आगे भी हम आपसे बात करेंगे, क्योंकि हमने शुरुआत की थी जेआरएफ से, थोड़ा ही हम बात कर पाए जेआरएफ पर, तो उस पर भी हम फर्दर डिस्कस कर सकते हैं। आप हमारे साथ जुड़े, इसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया और आपको बेस्ट विशेस। थैंक यू। मुझे उम्मीद है कि इस वीडियो को देखने के बाद आपको पीएचडी के इंटरव्यू और रिसर्च प्रपोजल को लेकर जो जो मन में सवाल आ रहे थे उन सवालों का जवाब मिल गया होगा। आप वीडियो को दोबारा देख सकते हैं, जो बातें कही हैं संदीप ने उन बातों को आप अच्छे से याद कर लें और पूरी तैयारियों के साथ आप सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ साउथ बिहार के पीएचडी के इंटरव्यू में अपियर होइए। दूसरे यूनिवर्सिटीज़ के लिए भी ये भी टिप्स काफ़ी लाभदायक बेनिफिशियल हो सकते हैं। इस वीडियो में इतना ही। अगर फिर भी आपके दिमाग में कोई कन्फ्यूज़न है, कोई क्वेरी है, तो नीचे आप कमेंट बॉक्स में अपने सवाल लिख सकते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया। प्लीज़ कीप ऑन वॉचिंग माई चैनल। All the best for your interview. All the best for admission in Central University of South Bihar and other participating university of CUSET 2020.